अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दों का एक और मकरू वार नाकाम कर दिया गया है। मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक कर दिया गया, जबकि दीगर 3 दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया। दहशतगर्द हमले में 2 तैयारों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक फ्यूल बाउजर को भी आग लग गई है। एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करके असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को मौके पर ही मार गिराया गया। ISPR के मुताबिक हमला सुबह सवेरे किया गया, तहम फौजी जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के एयरबेस पर हमले में ग्राउंड किए गए 2 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों के हमले में एक फ्यूल बाउसर को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा, जो 3 दहशतगर्द हैं जिनको महदूद कर दिया गया है, उनके हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, उनके हवाले से अपडेट यही सामने आई है कि उन 3 दहशतगर्दों को जिन्होंने बेस में दाखिल होने की कोशिश की थी, उनको मखसूस इलाके के अंदर एक घेरे में ले लिया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब से कुछ देर पहले कार्रवाई करके ज़राए का ये कहना है, ज़राए के हवाले से हम ये बता रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया है। इससे पहले 3 दहशतगर्दों को हलाक किए जाने की तस्दीक की गई थी ISPR की जानिब से, और अब ताज़ा तरीन अपडेट ज़राए के हवाले से ये है कि जो 3 बाकी दहशतगर्द थे उनको भी हलाक कर दिया गया है। यूँ मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला करने वाले 6 के 6 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और इस हवाले से जो अच्छी खबर यही है कि दहशतगर्दों का हमला जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया, और जहां वो जिस इलाके में पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, वहां पर जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान 3 मतरूक तैयारों को नुकसान पहुंचा। ये ऐसे तैयारे थे जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर रही थी, पुराने होने के बाइस, मतरूक होने के बाइस इनको ग्राउंड किया जा चुका था। इन तैयारों को उनको नुकसान पहुंचा, और एक फ्यूल बाउजर जो है वो जला इस हमले के अंदर, इस कार्रवाई के अंदर। इससे ज्यादा कोई मजीद नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल अच्छी बात यह है कि इन 6 के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, और इस हवाले से ज़राए ने अपडेट किया है। जी ठीक है सलमान आवान, आप हमें बता रहे थे कि जो 3 दहशतगर्द थे जिनको महदूद किया गया था, अब उनको भी हलाक कर दिया गया है। इस तरह दहशतगर्दों को हलाक करने की तादाद अब 6 हो चुकी है। आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि DI खान, पसनी और मियांवाली में हमलावर दहशतगर्दों के नाम अलग अलग ज़रूर होंगे, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। अपने ट्वीट में सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। सरफराज बुगटी ने अज़म का इजहार किया कि तमाम सिविल और मिलिट्री इदारे यकजान होकर खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करेंगे और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाया है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। बताइएगा, ये जितनी भी दहशतगर्दी है और इसकी जो नई लहर है, इसने सर उठाया है, आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से एक नई लहर का आगाज हुआ है, जिसमें पहले डेरा इस्माइल खान, उसके बाद पसडी और माड़ा के दरमियान में ट्रुप्स को निशाना बनाया गया, और आज सुबह 3:30 बजे करीब मियांवाली एयर बेस पे अटैक हुआ है। तो इसकी 2-3 वजूहात तो हो सकती है। मैं सबसे पहले अगर देखूँ तो पाकिस्तान को इस वक्त पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसका सामना है। तो उन दोनों को जब एड्रेस करने की तरफ हम जाना शुरू किया, तो दुश्मन चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनके फेवर में ये बात नहीं जाती थी, तो लिहाजा उन्होंने इस अटैक को शुरू किया। सबसे पहले तो इंडियंस का जो है वो हमेशा से आपको मालूम है कि वो CPEC को ख़राब करने के लिए, या भी जिस तरह अफगानी अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, तो उससे जो मीशत के ऊपर पॉजिटिव असरात आने हैं वो किसी सूरत में उनको कबूल नहीं है। तो वो उनका हाथ या इसमें मुबालगा हो सकता है। दूसरा, जो इस वक्त अफगानियों को हम यहाँ से अपने मुल्क में वापस भेज रहे हैं, तो वहाँ की जो बुरी गवर्नमेंट है वो भी इसके पीछे हो सकती है, और इसके साथ साथ TTP के जो एलिमेंट्स हैं उनको शायद यूज़ किया जा रहा है, और जो कि TTP की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अभी तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से कोई नई तंजीम का नाम लेकर उन्होंने ये अटैक किया है। लेकिन इनको बिल्कुल इस बात पे दुश्मनों को हमारे मालूम है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही भी जिंदा है, तो पाकिस्तानी कौम का उनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह अपने सीनों पे गोलियां लेंगे, अपने खुद शहादतें कबूल करेंगे, लेकिन अपने मुल्क की तरक्की
कि जो रास्ते में आने वाला कोई भी एलिमेंट, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे अब्रॉड हो, इंशाल्लाह उसका कला कमा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अभी मियां वाली एयर बेस के ऊपर भी 6 के 6 दहशतगर्दों को मार दिया गया, इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको नहीं बख्शा जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अपना काम भरपूर तरीके से कर रही हैं और कई इस तरह के अटैक्स हैं जिनको थ्वाट किया गया है, लेकिन चंद एक होते हैं जो हाथ से निकल जाते हैं। बट एनीवे उसको जो भी है, लेकिन कल भी जो जिस तरह से अटैक को हमने शहादतें कबूल की हैं और उसको अपने सीनों पे गोलियां ली हैं, लेकिन हमने आंच नहीं आने दी पाकिस्तान के ऊपर। और अभी भी जो मियां वाली एयरबेस पे उनका जो हमला था, वो अपने जो मास्टर्स को उन्होंने जो एक पॉजिटिव पैगाम पहुंचाना था कि हमने पाकिस्तान में गुजर पहुंचाई है, वो इसमें टोटली नाकाम हुए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आइंदा जो आर्मी है हमारी, वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरह अपनी शहादतें देती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान पे हर्ष नहीं आने देगी। और इंशाल्लाह दुश्मनों को आगे भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में भी गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने 14 फौजी जवानों की जान ली और मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमला घात लगाकर किया गया। इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पसनी में शौदा की नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार, कौम के बेटे धरती पर कुर्बान। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को ओरमाड़ा जाते हुए हमले का निशाना बनाया गया। पसनी में हमले के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। शौदा की मैयतें मकामी अस्पताल मुंतकिल की गईं। शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शौदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरों और जवानों ने शिरकत की। शौदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ इनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि जो 3 तारीखें सामने आई है कि पीएफ एयरबेस मियांवाली पर हमला आवर 9 दहशतगर्द जहानुम हासिल कर दिए गए हैं। इस वक्त अपडेट करेंगे आपको कि पीएफ एयरबेस मियांवाली पर हमला आवर 9 दहशतगर्द जहानुम हासिल कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं अब? जो बिल्कुल अपडेट मियांवाली से मौसूल हो गया और ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमला करने वाले 9 के 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आज सुबह सवेरे इस कार्रवाई का आगाज हुआ था। सुबह सवेरे दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना तौर पर मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस में घुसते हुए, दाखिल होते हुए एयरफोर्स की जो सिक्योरिटी टीम थी वो मुतहर्रिक थी, अलर्ट थी। उनकी जानिब से फौरी कार्रवाई की गई। इब्तदाई तौर पर जो एंटर होने की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द, 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया पीएफ एयरबेस मियांवाली पर। जो बाकी दहशतगर्द थे उनको घेर कर उनको एक मखसूस इलाके के अंदर या महदूद इलाके के अंदर उनको महदूद कर दिया गया था। वहां पर ये दहशतगर्द मौजूद थे और उसके बाद ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि जैसे ये हमला हुआ, कार्रवाई हुई, एक क्लियरेंस एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया बाद पहली कार्रवाई के। और उस क्लियरेंस एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंदर जो मजमूई तौर पर फिगर सामने आया दहशतगर्दों की हलाकत का, वो ये है कि 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और जो अच्छी खबर है वो इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी फंक्शनल ऑपरेशनल एसेट को नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि 3 ऑब्सोलीट या मतरूक तैयारों को, जो कि इस एयरबेस के अंदर ये बुनियादी तौर पर एक ट्रेनिंग एयरबेस, और इस हवाले से बिल्कुल जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। ये एक ऑपरेशनल बेस, ट्रेनिंग एयरबेस है जहां पर किसी किस्म के जो फंक्शनल एसेट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा। मतरूक पुराने तैयारे जो कि एयरबेस के ऊपर स्टोर किए गए थे उनको नुकसान पहुंचा। और एक जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा। जो एक बड़ा क्विक फौरी रिएक्शन सामने आया पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम का, एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर इस तमाम तर ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। वो पाकिस्तान के दुश्मनों को एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब है, उसको एक खुला जवाब है। उसके सामने एक बड़ी वाज़ेह पिक्चर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी किसी भी किस्म की इस किस्म के थ्रेट के सामने, और वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है, अलर्ट है। और अगर ऐसी किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे 2-4 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ज़हन में रखनी चाहिए। कल आपने देखा किस तरह से पत्नी में इंसिडेंट हुआ, डेरा इस्माइल खान में इंसिडेंट हुआ, लकी मरबत में इंसिडेंट हुआ, और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जब से हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से रिपोर्ट करने का या रिपैट्रिएशन का उनका फैसला किया है, तब से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के ये वाकयात जो हैं उनके अंदर मुसलसल एक तेजी आई है। इससे एक नेक्सस जो है वो यकीनी तौर पर सामने आता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो
अजली दुश्मन है, हमेशा का दुश्मन है। हमारे मशरकी बॉर्डर पे बैठा मुल्क वो, और अफगानिस्तान के अंदर भी बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को हंसता बसता फलता फूलता नहीं देखना चाहते हैं। यही एलिमेंट्स जो हैं वो इस किस्म की हरकत करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़काने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कालादम टीटीपी के जरिए हो, चाहे वो दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जादेव के जरिए हो। तो ये इन दोनों ममालिक का और इन दोनों ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स का, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो भारत की रॉ की शक्ल के अंदर, तो ये एलिमेंट जो है हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़काने वाले अनासिर कौन है और अनासिर का मकसद क्या है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और इसके साथ ही जब आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेज इस्तेमाल होती है, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्द मौजूद होते हैं, उनको घूमने फिरने की, नकलो हरकत की, कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त है, तो ये मामला भी पाकिस्तान जो है इस हवाले से बड़ा उसको अफगान तालिबान की जो मौजूदा रजीम है उसके साथ उठा चुका है, उनके साथ बात कर चुका है। लेकिन अब तक हमने देखा है क्योंकि खास ठोस एफर्ट जो है वो सामने नहीं आई। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ऐसे जो अनासिर हैं जो कि रनअवे एलिमेंट कहा जा सकता है टेररिज्म के हवाले से, ये एलिमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान से भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूट्यूब हो या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ से एक्टिव हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एक जो प्रोपेगेंडा जो है जब से 9 मई का वाकया खासतौर पर हुआ है वो किया जा रहा है, और जब इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो यहाँ वहाँ से आग उगलने में, जहर उगलने में, जहर फैलाने में मजीद तेजी जो है वो आ जाती है। तो ये मामला जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग चाहे वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो भारत से ताल्लुक रखते हो, और जो पाकिस्तान से भी कुछ भगोड़े एलिमेंट्स हैं, वो सब मिलकर उनका एक नेक्सस जो है वो रॉ हो गया, एनटीएस हो गया, वो सामने आता है, और ये सब मिलकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की और पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में हमें मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। जी अच्छा सलमान, ये भी आगाह कीजिएगा, ISPR के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इंशाल्लाह ऐसे ही दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी आगे भी। एक के बाद एक साजिश इस तरह से सामने आ रही है, अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी इनकी रोकथाम के लिए? जी, हिकमत अमली के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है, और इस हिकमत अमली के बारे में कोई राय नहीं और इस हिकमत अमली के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की किसी शक्ल को, किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की दहशतगर्दी को फ़रोग देने में मुलविस हैं, वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में अवाम और फौज का जो एक मजबूत रिश्ता है, जो पाकिस्तान में अवाम और फौज का एक मजबूत ताल्लुक है, उसको कमजोर करके पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करना चाहते हैं। उसके हवाले से पाकिस्तान की रियासत की अब नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी है, इसमें कोई बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा इस किस्म के एलिमेंट्स को, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, दहशतगर्दों के सहूलतकारों के हवाले से, दहशतगर्दी फैलाने वालों के हवाले से पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन चाहे ज़रब-ए-अज़्म हो, रद्दुल फसाद हो, इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है पाकिस्तान बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कर चुकी हैं, और इसमें पाकिस्तान ने लाखों करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान के अवाम ने हजारों बेगुनाहों की कुर्बानियां दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी हैं। तो ये जो कुर्बानियां हैं और ये नुकसान है, ये यकीनी तौर पर रायगा नहीं जाएगा। कल भी आपने देखा कि किस तरह से 14 जवानों को शहीद किया गया, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयां हुई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, लकी मरवत में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जो है उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। तो ये बात कड़ियां से अगर कड़ियां मिलाई जाएं तो ये जाहिर करती हैं कि किस तरह से इसके अंदर पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों का हाथ है, और बदकिस्मती से कुछ अंदरूनी जो उनके साथी हैं वो भी साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट ये बात तय कर चुकी है कि दहशतगर्दों के सामने किसी तौर जो है वो सरेंडर नहीं किया जाएगा, कि दहशतगर्दों के सामने किसी तौर हथियार नहीं डाले जाएंगे, और ना ही उनको जो उनका एजेंडा है दहशतगर्दी का, एक अंधेरी रात का, वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर मुसल्लत करने दिया जाएगा। पाकिस्तान जो है हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो फैलाने से गुरेज करे, और अपने आप को पाकिस्तान के, अपनी सरजमीन को जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने से रोकें, उसमें इन्वॉल्व ना होने दें। अगर हम बात करें अफगान ओरिजिन टेररिस्ट की, तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आज भी ज़राए का ये कहना है कि मियांवाली में जो एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है, मैं ज़राए के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मुमकिन तौर के ऊपर अफगान हाथ जो है वो हो सकता है, और यहाँ पर हैंडलर जो है वो उनके रॉ के हो सकते हैं, और ये ताल्लुक ये
रिश्ता जो है अफगान दहशतगर्दों का, अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों का और रॉ का कोई पुराना नहीं है। कालेदम टीटीपी के ताने बाने, कालेदम टीटीपी की डोरें जो हैं वो अक्सर औकात देखा गया है पाकिस्तान के पास इस हवाले से सबूत शवाहिद भी मौजूद हैं कि किस तरह से भारत जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से। तो अगर बात करें अफगान ओरिजिन टेररिस्ट की, तो इस मामले को हरगिज हम रूल आउट नहीं कर सकते, इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि जब से हमने देखा है कि इनलीगल जो अफगान है पाकिस्तान के अंदर मुकीम महाजरीन के नाम के ऊपर आए और उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, कोई मुसद्दिका कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है, तब से भी देखा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो तेज हुई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। जी अच्छा सलमान, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऐसा वक्त है जब मुल्क में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकयात अदम इस्तेहकाम फैलाने की साजिश है? जी बिल्कुल, दुश्मन का मकसद यही है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह स्टेबलाइज ना होने दिया जाए। आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो इकदाम किए गए हैं, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हो, डॉलराइजेशन के हवाले से हो, मुल्क में होर्डिंग के हवाले से हो, और सबसे बढ़कर ये जो अफगान बाशिंदों की रिपैट्रिएशन का फैसला है, ये एक ऐसे फैसले हैं, ये ऐसे इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को कभी हजम नहीं हो सकते। और इन इकदाम के खिलाफ और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ हमने पहले भी देखा है और अब फिर देख रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऐसे इकदाम का मकसद यही है कि पाकिस्तान को स्टेबल होने से रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अक़वाम आलम के अंदर एक मजबूत मुस्तहकम मुल्क के तौर पर सामने आएगा। पाकिस्तान की आप यंग पॉपुलेशन देखें, पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्सेज देखें, पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का पोटेंशियल है आप वो देखें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की स्ट्रेंथ जो है वो देखें, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में एटॉमिक पावर रखने वाला वाहिद मुल्क है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं होते। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को कोई भी ऐसा सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिनाज, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर, घिनौनी साजिश है और अब 9 के 9 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रात को तकरीबन 3:30 बजे करीब ये अटैक लॉन्च किया था उन्होंने एक बिल्टअप एरिया की जानिब से, क्योंकि बेसा कुछ एरिया जो है ऐसे इलाकों से लगता है जहाँ पे पॉपुलेशन है, सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हुए। 3-4 को तो पहले ही उसमें हल्ले में गिरा दिया गया था, बाकी जो 4 से 5 जो मजीद थे दहशतगर्द उनको कॉर्नर किया गया और सुबह दिन की रोशनी में उनका भी कला कमा किया गया। मैं समझता हूँ कि दुश्मन ने जिस मकसद के लिए जो हमारा ट्रेनिंग बेस है मियाँ वाली का उस पर अटैक किया था उसमें टोटली वो नाकाम हुआ है, और जो उनके मास्टर्स थे जिन्होंने उनको फंड कर रखा था उनको यकीनन मायूसी होगी, और पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोफेशनलिज्म है वो खुलकर सामने आई है हालिया दिनों में। बल्कि कल से आप देखें तो ये जो अटैक एक नई वेव हुई है, इससे पहले डी खान के अंदर और कल शाम के टाइम पे पसनी में, और अब जो सुबह के टाइम पर ये जो मियाँ वाली में अटैक हुआ है, तो उसको आपने जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाता है, तो आपके जो दुश्मन है, असली दुश्मन इंडियंस, वो उसमें पीछे खड़े होते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को फंडिंग करते हैं जो पाकिस्तान में जगह जगह पे फिर अटैक करते हैं। ये बिके हुए लोग हैं और इस तरह के लोगों के कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, बट मर्सनरीज काइंड ऑफ लोग होते हैं जो पैसे लेके इस तरह के हमले करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो जाग रही हैं और ऐसे इंशाल्लाह ताला कोई अटैक फर्दर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि शायद अफगानियों के ये टीटीपी में कभी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है। एक नए नाम के साथ तहरीके जहाद पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट जरूर सोशल मीडिया पे जारी है कि हमने ये अटैक किया, लेकिन इससे पहले इसका नाम सुना नहीं गया। तो ये एक किस्म का वो जो जबूरी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो टीटीपी के एलिमेंट्स को यूज करके डिफरेंट नेम्स के साथ शायद पाकिस्तान पे वो अटैक शायद लॉन्च करा रही है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी है। और अभी तक के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान की तरफ इंडिकेट करते हैं जहाँ पे इंडियंस उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के दर पे हैं। लेकिन अब कौम को बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए, आप अपना कारोबार करें, अपनी जिंदगी मजे से गुजारें। जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक भी सोल्जर जो है वो सांस ले रहा है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पे किसी किस्म के कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ताला। जी अहमद सईद साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे वक्त में जब अब इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसका भी ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकयात अदम इस्तेहकाम फैलाने की साजिश है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, किस्म का वो इलेक्शंस को रोक कर रुकवाने की शायद साजिश करें।
कि ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सके, तो ऐसा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस होने नहीं देंगे। इलेक्शंस मेरे ख्याल में अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए और होंगे, और पाकिस्तान जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, आपकी पॉलिटिकल जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो अचीव आप नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंशाल्लाह ताला जो अवाम के रहनुमा हैं वो थ्रू इलेक्शन असम्बलियों में आएंगे और पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जो कि प्रो पीपल होंगे। से ऐसे ही निपटेंगे। अहमद सईद मिन्हाज दिफाई तज्जियाकार हैं सर, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सलमान आवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जानें कुर्बान की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने नाइक जफ़र इकबाल और सिपाही हाजी जान की जान ली। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को भी जहन्नुम वासिल किया गया। DI खान के इलाके कराची में दहशतगर्दों ने बम धमाका किया। हमले में हवालदार शाहिद इकबाल शहीद हुए। DI खान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जानें कुर्बान की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रोनुमा हुए। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने नाइक जफ़र इकबाल और सिपाही हाजी जान की जान ली। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को भी जहन्नुम वासिल किया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां बेंगलोर में पाक न्यूजीलैंड का बड़ा टाकरा इस वक्त जारी है और न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बका की जंग है। ऐसे में न्यूजीलैंड ने 29 ओवर्स में 1 विकेट पर 228 रन बना लिए हैं। कीवीज की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बैटिंग इस वक्त जारी है और अब यह खबर सामने आई है कि न्यूजीलैंड ने 29 ओवर्स में 1 विकेट पर 228 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने 29 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बका की जंग इस वक्त जारी है। न्यूजीलैंड इस वक्त बैटिंग कर रहा है और न्यूजीलैंड ने 29 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। कीवीज की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी है। बंगलौर में पाक न्यूजीलैंड बड़ा टाकरा। भारतीय फैंस भी पाकिस्तान की जीत के ख्वाहां हैं। बंगलौर के क्रिकेट शायकीन कहते हैं दुआ है पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और फिर से पाक भारत टाकरा देखने को मिले। मजीद जानते हैं एजाज वसीम बाकरी से। जी एजाज वसीम। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मुकाबला है। क्रिकेट फैन मौजूद हैं, पाकिस्तान की शर्टें भी हैं, न्यूजीलैंड की भी और इंडिया की भी। इनसे जरा बात करते हैं और पूछते हैं कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है। आपने न्यूजीलैंड की शर्ट पहनी हुई है, क्या कहेंगे आप? आज न्यूजीलैंड भी जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। पाकिस्तान की आदत है वर्ल्ड कप में पहले मैच में ऐसे ही खेलेंगे, बाद में बहुत अच्छा कमबैक कर सकते हैं। ये टीम में ताकत है। ये टीम में बाबर अभी भी फॉर्म में नहीं आया। ये टीम में फ़खर जमान फॉर्म में आया। बहुत उम्मीद है। मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। पाकिस्तान टीम की एबिलिटी है बाउंस बैक करने का। हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान जीते ताकि हमको फिर मुकाबला करना पड़े पाकिस्तान के साथ और एक बार हराने का मजा मिले। मतलब सेमीफाइनल में आप चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वापस यस आमने सामने? यस। जो अच्छा खेलेगा वही जीतना है। इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड वही नहीं, जो अच्छा खेला है वही जीतना है। पाकिस्तान तो आज कमबैक करेगा और उन्हें करना भी है। अब नहीं है चांस, अब ये आखिरी चांस है। अब नहीं जीतेंगे तो फिर तो घर को जाना है। तो आज जीतना ज़रूरी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा कोलकाता में। बहुत शुक्रिया। आपने इन क्रिकेट फैंस की गुफ्तगू सुनी है। इनको लगता है कि पाकिस्तानी टीम आज यहाँ बेंगलोर में न्यूजीलैंड को हराने के बाद सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता आसान बनाएगी और इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो 16 तारीख को कोलकाता में, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान ठीक है एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड कप 2023 ऐसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम टाकरा जारी है। अवाम पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं आज का मैच जीतकर पाकिस्तान सेमीफाइनल की राहें हमवार कर लें। एक आम मैच है, डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। अगर ये अच्छे रन रेट से जीत ले तो हमें काफ़ी खुशी होगी, हम काफ़ी खुश हो जाएंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि बाबर आजम आज सेंचुरी करे और पाकिस्तान बड़े रन रेट से जीते। उम्मीदें बहुत है पाकिस्तान टीम से, ख़ासकर बाबर और शाहीन भाई से। तो हमें उम्मीद है कि बाबर और शाहीन जो है पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। अच्छा फ़ैसला है मेरे ख्याल में जो उसने टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया है और पाकिस्तानी टीम को जितवाने के लिए दुआएं करते रहें। ये दुआओं ने जितवाना है, पाकिस्तानी टीम ने नहीं जितवाना है। यकजहती से खेलेगी और आज की टीम में पोटेंशियल भी है और जद्दोजहद भी कर रहे हैं जीतने के लिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम जीतेगी।
कि न्यूजीलैंड को सिर्फ हराना नहीं है, सिर्फ 35 ओवर में स्कोर चेज करना पड़ेगा इनको। ना सिर्फ जीतना, इंग्लैंड को भी हमें हराना पड़ेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि हम मैच ये जीतें और आगे इंशाल्लाह इंग्लैंड को भी हराएं। आज का मैच जीतना है, लाजमी जीतना है। जीतना तो है लेकिन अच्छे रन रेट से जीतते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट टेबल बहुत कम है। तकरीबन माशाल्लाह पिछला मैच उसने अच्छा खेला है। आज अगर जीतता है रन रेट के हिसाब से तो इंशाल्लाह फाइनल की दौड़ में आ जाएगा। हम तो बस उम्मीद के आसरे पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं। अगर ये हार गए, इन सब से इस्तीफा ले ले, ज़्यादा बेहतर होगा। आगे ये कौम बदनाम ना हो। जीत गया तो इंशाल्लाह ये सेमीफाइनल में जाएगा और इसका टाकरा जिस तरह है या इंडिया से आ जाए ना, वो बेहतर है बड़ा। हुकूमत का ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप फाइनल तक तौसी देने का फैसला। वर्ल्ड कप तक ज़का अशरफ को नहीं हटाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने वाज़े कर दिया, कहा इस मामले पर इवेंट खत्म होने के बाद गौर किया जाएगा। पीसीबी की मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत आज पूरी हो रही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंपस में रखा जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,60,000 से जायद अफराद पाकिस्तान से चले गए। तुरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। उधर कोयटा में भी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। अटक में भी मजीद 44 अफराद को ट्रांजिट कैंप से अफगानिस्तान रवाना किया गया। कराची में सचल के इलाके मदीना कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन किया गया। नामुकम्मल कवाइफ पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद में भी फैक्ट्री एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और लोगों के कवाइफ चेक किए गए। पेशावर के नासिर बाग होल्डिंग पॉइंट में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। तारकीन वतन कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले की तायद करते हैं और खुशी खुशी अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शीर। जी नवाब शीर। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में गैर मुल्कियों की इनखला के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है और गैर मुल्कियों की जो अपने वतन वापसी के लिए खैबर पुख्तनख्वा में 3 होल्डिंग कैंप बनाए गए हैं, जिनमें एक पेशावर के मकाम नासर बाग पर भी बनाया गया है। इस वक्त देख सकते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है। 7 वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अफगान बाशिंदे से बात करते। फैसला तो मैंने पहले आपके बात कर दिया कि फैसला तो कानून के मुताबिक कर दिया, उसने गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अभी हमारी तरह शनाख्ती कार्ड को इंदराज कराना था, वो कर दिया। ये नादरा के पास आए और हमारे जो कार्ड रखते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं है, जो कार्ड नहीं रखते वो तो खामखा जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जो है वो जारी है और हमें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। जी नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के हवाले से। तो इसराइल ने एक बार फिर गजा पर क़यामत ढा दी। तैयारों ने जख्मियों को ले जाने वाले एम्बुलेंसेस के काफिले पर वहशियाना बमबारी कर दी। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर भी हमला कर दिया। कार्रवाइयाँ 100 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 9,227 हो गई। गजा की सड़क पर इंसानियत का कत्लेआम, एम्बुलेंसों के काफिले पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर भी मिसाइल बरसा दिए। 100 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 9,227 हो गई। हमलों में 25,000 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाली एम्बुलेंसें जख्मियों को लेकर मिस्र जा रही थीं। इसराइली हुक्काम ने एम्बुलेंसेस पर हमले को जायज़ करार दे दिया। ढिटाई से कहा निशाना बनने वाली गाड़ियां हमास के ज़ेर इस्तेमाल थीं। गजा के स्कूल पर वहशियाना बमबारी में 20 अफराद शहीद हो गए। मगरबी गजा में अल नसर, जबालिया, बैतुल हुनून, अतरा पर बारूद बरसा दिया गया। शुमाल में बैतुल हया और गजा शहर के अल फतह मोहल्ले पर भी बेरहमाना बमबारी की गई। खान यूनस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 135 हो गई। इसराइली फौजों ने नाबलस, जनैन, बैतुल हम और हेब्रोन को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई में 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिशन नाकाम हो गया। खून के प्यासे नेतन्याहू ने अमन कोशिशों का टका सा जवाब दे दिया। साफ कह दिया फ़लस्तीन में जंग बंदी नहीं होगी। एंटोनी ब्लिंकन आज मशरिक़ वुस्ता ममालिक का दौरा करेंगे।
एंटोनी ब्लिंकन का अमन मिशन नाकाम, इसराइल का आरसी जंग बंदी से साफ इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दूसरी बार तेल अवीव पहुंचे, इसराइल पर जोर दिया इंसानी बुनियादों पर लड़ाई में वक्फा किया जाए। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है, इसके बगैर अमन के लिए कोई शराकतदार नहीं होगा। जंग में कोई दूसरा या तीसरा महाज नहीं खुलना चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन की नसीहतें इंसानियत के दुश्मन नेतन्याहू पर असर न कर सकीं। कहा जंगबंदी पेशकश में यरगमालियों की वापसी शामिल नहीं, पूरी कुव्वत से फौजी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। एंटोनी ब्लिंकन अमन मिशन के अगले मरहले में आज मशरिक़ वस्ता ममालिक का दौरा करेंगे। सऊदी अरब, यूएई, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्की हैं। गजा में एम्बुलेंस के काफिले पर हमले से खौफजदा हूँ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इसराइली हमले पर इजहार मज़म्मत। कहा गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सड़कों पर लाशों की तस्वीर हौलनाक हैं। अस्पताल के सामने एम्बुलेंस पर हमले से दहशत ज़दा हो गया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जारी जंग रुकनी चाहिए। जंगजू हमारी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं, शहीदों का बदला ले रहे हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ अवाम का दिफा करते रहेंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का बड़ा ऐलान, गजा में अस्पतालों पर बमबारी की मजम्मत। कहा अस्पतालों और एम्बुलेंस पर इसराइल के हमले बौखलाहट का सबूत हैं। आलमी बरादरी जंगी जराइम को ख़त्म करके इंसानी, अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी पूरी करे। रफा क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर खोला जाए और इसमें किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके 8 अक्टूबर से सहयोनी क़ुव्वत के खिलाफ सफारा हैं। माओ बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब। कहा तूफान अल-अक्सा ने साबित कर दिया कि इसराइल का वजूद मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। लबनान पर हमला दुश्मन की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। अमरीका की धमकियों से डरने वाले लबनान की मज़ामत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ जंग को दीनी एतबार से जायज और हक की लड़ाई करार दिया है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद पहली बार अपने खिताब में कहा हिजबुल्लाह फलस्तीनी मुआरके तूफान अल-अक्सा में दूसरे दिन से शामिल है। लबनान पर हमला इसराइल की बहुत बड़ी हमाकत होगी। मज़ामती रहनुमा ने इसराइल पर हमास के हमले को बरवक्त करार देते हुए कहा हमास के तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने ज़लज़ले की तरह से इसराइल को झिंझोड़ कर रख दिया है। हसन नसरुल्लाह बोले इसराइल का दिफाई निजाम मकड़ी की जाल से ज्यादा कमजोर साबित हुआ। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल की ताकत, इंटेलिजेंस और जंगी महारत की कलई खोल कर रख दी है। इसराइल अपने यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो इसे मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। इसराइली कार्रवाइयाँ हमाकत और नाअहली के सिवा कुछ नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह का कहना था इसराइली फौज बुज़दिल फौज है जो 1 माह के दौरान एक भी कामयाब ऑपरेशन नहीं कर सकी। इसे हर महाज पर शिकस्त का सामना है जिस पर इसराइली अवाम और इसराइल के दोस्त ममालिक को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। फैसले के खिलाफ आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी। आइंदा हफ्ते अदालत उज़्मा में अपील दायर की जाएगी। एडवोकेट जनरल KPK आमिर जावेद ने अपील दायर करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा फैसले के खिलाफ अगले हफ्ते अदालत जा रहे हैं। अपील में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। हुकूमत आर्मी एक्ट सेक्शन D2 के ज़ेली सेक्शंस 1, 2 और 59(4) बहाल करने की अपील करेगी। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां चेयरमैन PTI के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए, जबकि एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दी थी। चेयरमैन PTI ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत आलिया पहले 9 केसेस में चेयरमैन PTI की जमानतें बहाल कर चुकी है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। तमाम तर वसाइल वज़ीर आज़म और वज़राए आला के पास हैं। इस निज़ाम में वसाइल किसी सूरत निचली सतह पर नहीं जा सकते। MQM इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए आईनी तरामीम चाहती है।
सीटों में MQM के पास 17 सीटें थी, हैदराबाद पूरा था, वो हम और नवाबशाह, सक्कर, मीरपुर खास इंशाअल्लाह ताला हम MPS जीतेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। फिर जब हमारे पास कोई वोट लेने आएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए, उससे फिर हम वजारत नहीं मांगेंगे। हम ये 20 पेजेस का आईनी मुसवदा हमारे पास तैयार है, उसके नंबर और हमारे नंबर मिलाकर हम आईनी तरमीम के ऊपर जाएंगे, जिससे सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में लोगों के दहलीज पर, दरवाज़ों पर, गलियों में इख्तियारात और वसाइल पहुँचेंगे। ये बात MQM इस बात पे बिलीव करती है कि मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो मुल्क के नौजवान, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किए बगैर पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें वो तालीम देनी पड़ेगी जिसकी इस वक्त दुनिया में डिमांड है। पर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में नशे के आदी 3 अफराद को पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद को फायरिंग और 1 शख्स को तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया है। पुलिस कातिलों की तलाश में नाकाम है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि कराची में नशे के आदी 3 अफराद को पुरअसरार तरीके से कत्ल किया गया है। 2 अफराद को फायरिंग और 1 शख्स को तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया है। पुलिस कातिलों की तलाशी में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कराची में नशे के आदी 3 अफराद को पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये माह अक्टूबर में 3 ऐसे कत्ल के वारदात रिपोर्ट हुई जो कि नशे के आदी अफराद थे और जिन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया। पहली वारदात 8 अक्टूबर को रिपोर्ट हुई जो कि शरीफाबाद थाने के हदूद FC एरिया में एक शख्स को गोली मारी गई जिसका नाम इरफान के नाम से शनाख्त हुई। दूसरी वारदात जो है वो जमशेद क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट हुई जिसमें 20 अक्टूबर को एक शहरी को सर में गोली मार के कत्ल किया गया। ये भी नशे का आदी अफराद था। साथ ही एक वाक़या जौहराबाद में रिपोर्ट हुआ जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया जो कि रॉबिन नाम का शख्स था। पुलिस ने इस वाक़े 2 मुकदमात तो दर्ज किए, जमशेद क्वार्टर और शरीफाबाद पुलिस ने कत्ल के मुकदमा दर्ज किए, जबकि जौहराबाद पुलिस ने इस कत्ल का, रॉबिन के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि फैमिली जो है वो इतनी खौफजदा थी और वो अपना घर बार भी छोड़ के इस इलाके से पंजाब। ठीक है खुर्रम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कस्टम अफसरान खुद पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मुबैना तौर पर फरोख्त और छीनने में मुलविस निकले। मुबैना कस्टम एहलकारों ने शहरी को गाड़ी फरोख्त की और फिर खुद असलहे के जोर पर छीन ली। कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुतासरा शहरी अदालत पहुँच गया जिसमें उसने मौक़िफ़ अपनाया कि कस्टम अफसरान नॉन कस्टम गाड़ियाँ फरोख्त करके असलहे की जोर पर छीनते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अता हुसैन से। अता हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। गाड़ियों की मुबैना तौर पर फरोख्त और छीनने में मुलविस निकले हैं। मुबैना कस्टम एहलकारों ने शहरी को गाड़ी फरोख्त की और फिर खुद असलहे के जोर पर छीन ली। कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुतासर शहरी अदालत पहुंचे। ठीक है, अता हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। कस्टम अफसरान खुद पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मुबैना तौर पर फरोख्त और छीनने में मुलविस निकले। IMF ने हुकूमत से जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहंदगान की तफसीलात भी तलब कर ली। IMF ने टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्टफॉल भी कबूल करने से इनकार कर दिया। IMF ने अगली किस्त के लिए अपनी शराइत सख्त कर दी। जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कैसे होंगे? IMF ने प्लान मांग लिया। तमाम सेक्टर की महसूलात रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि IMF ने टैक्स वसूली में किसी किस्म का शॉर्टफॉल कबूल करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी। 49 लाख टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ तक ले जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। FBR IMF के मुतालबात से मुताल्लिक रिपोर्ट पीर को पेश करेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक ही सब्जी मंडी से जाने वाली सब्जी और फलों के रेट में 30 से 40 रुपए फी किलो का फर्क है। इस बारे में जानते हैं अलादिता खान से। जी अलादिता खान। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक ही सब्जी मंडी से जाने वाली सब्जी और फल, लेकिन लिस्टों में फ़र्क और मार्केट में उनकी कीमतों में फ़र्क वाज़ह देखा जा सकता है। रावलपिंडी की जो लिस्टें इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जाती हैं उनमें रेट कम है, जबकि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जो मार्केटों के लिए रेट लिस्टें जारी की जाती हैं उनमें 10 से 20 रुपये और फलों में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो का फ़र्क है। इसी तरह अगर जी सेक्टर की बात करें तो जी सेक्टर में जारी होने वाली रेट लिस्टें और एफ सेक्टर को सार मार्केट और आगे एफ सेक्टर जितने भी हैं उनके रेट लिस्टें जारी होती हैं इंतज़ामिया की जानिब से,
उनकी लिस्टों में भी इसी तरह 10 से 20 और 30 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़र्क है। अगर इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करे और इन पर कंट्रोल करे, रेट लिस्टें कंट्रोल रेट के मुताबिक दें तो शहरियों को रिलीफ। खान, आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स की अदम अदायगी भारी पड़ गई। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की अमरीका वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। राहत फ़तेह अली को 16 नवंबर को ह्यूस्टन में परफॉर्म करना था। राहत फ़तेह अली खान के प्रोमोटर रेहान सिद्दीकी ने वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि राहत फ़तेह अली टैक्स की अदम अदायगी से लाइल्म थे। यहाँ से वीज़ा अप्रूव होता है, वो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में एप्लीकेशन जाती है, वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब खान साहब वहाँ पर परसों इंटरव्यू के लिए पहुँचे तो यूएस एम्बेसी ने 2 वजहों से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। पहली वजह थी कि दे सेड के उन्होंने 2015 से 2023 के जो IRS के टैक्सेस हैं उसका प्रूफ मांगा उनसे, और दूसरी वजह थी उनके ऊपर कोई लॉ सूट्स थे, उसकी उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए। और अब आपको बताएंगे कि एटमी जंग से तबाहाल मुल्क को नई मुसीबत का सामना। जापान में किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने धावा बोल दिया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी गॉडजिला -1 का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।